वक्फ तरमीमी बिल दरअसल एक बहाना है और इसके जरिए मुसलमान निशाना हैं। वक्फ अराज़ियात हमारे असलाफ की अतियात हैं जिनका मंशा और मकसद गरीब मुसलमानों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाना है। ताहम आज हुकूमत बदनीयती पर मुबनी वक्फ एक्ट के जरिए औकाफी अराज़ियात को नुकसान पहुँचाने के अलावा वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को सलब करने की कोशिश कर रही हैं। इन ख्यालात का इजहार साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली और BRS के सीनियर अक़लियती क़ायद ख्वाजा बदरुद्दीन ने आज मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए किया। सर, वक्त तरमीमी बिल को लेकर सारे मुल्क में एक अजीब सी बेचैनी की कैफियत पाई जा रही है। मुल्क के हर कोने से, जैसा कि मैं अभी बताया कि मस्कुरा बिल के खिलाफ जो है ना आवाज़ बुलंद की जा रही है। इस वक्फ एक्ट से आप क्या नुकसान महसूस करते हैं? देखिए, वक्फ तरमीमी बिल जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है, मगर उसके साथ ही सारे लोगों में बेचैनी पाई जाती है जी। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इन लोगों की नीयत बराबर साफ नज़र नहीं आ रही। हम भी चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे। आज वो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम वक्फ बोर्ड को तो जो सही तरीके से लोगों को मदद नहीं, हम उसको सही तरीके से करना चाह रहे हैं। हम उनको कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को आप अच्छा पावर दीजिए। आप एक तरफ हिंदू एंडोमेंट है, एक तरफ सरदारजियों का वक्फ बोर्ड है, वो लोग उसके साथ उनके पास जो है ना बाज़ाब्ता तरीके से उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और माइनॉरिटी में भी सही तरीके से इस्तेमाल किया, मगर उनके पास कमिश्नरेट का दर्जा दिया गया, मगर हमारे वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट का दर्जा नहीं दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। हमारी उनसे गुजारिश है कि अगर वक्फ बोर्ड को सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट का दर्जा दी जाए, या जुडिशियल पावर भी हम मांग रहे हैं काफ़ी ज़माने से। अगर वो दिया जाए तो वहाँ के फैसले उन्हीं के कोर्ट में हो सकते हैं। वक्फ प्रॉपर्टी भी एक बार आदमी घुस जाता है ना, वो जिंदगी में खाली नहीं करता। और जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर एग्रीमेंट किया जाता है हर 3 साल में किराए में इजाफा किया जाए, पर एक आदमी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में बढ़ गया तो वो तो बोलता अल्लाह की प्रॉपर्टी है, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। हालांकि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की तो आदमी मार्केट से बढ़ के इजाफा किराया देना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की अमानत है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत होना चाहिए। ये बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी साहब शुरू से ही वक्फ बोर्ड पर नजर है उनकी, क्योंकि मुसलमानों के पास इतना बड़ा असेट्स है। अब बोलने को तो बता रहे इसका सही इस्तेमाल करेंगे, और हम बोलते ज़रूर कीजिए, हम इसका वेलकम करते हैं, मगर वक्फ बोर्ड को रहने दीजिए। वक्फ बोर्ड चेयरमैन और बोर्ड को रहने दीजिए, उनके पावर्स कम की मत कीजिए, उनके पावर्स में और भी इजाफा कीजिए। उनको अगर चाहते हैं आप वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट का दर्जा दीजिए या वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर का दर्जा दीजिए। आपके हाथ में हुकूमत है, आप जो चाहे कर सकते हैं। तो हमारी उनसे ये गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड में जो जिस तरह सारे पावर्स कलेक्टर को दिए जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के लैंड की तो कलेक्टर हिफाजत करता है, ये भी लैंड से तो कलेक्टर हिफाजत करता है, मगर उसको मंशा वक्फ के तहत इस्तेमाल किया जाता है। सरकार की ज़मीन जो होती है पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर वक्फ बोर्ड के अंदर मंशा वक्फ के तहत प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक आदमी की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को देता है तो हम कहता है कि ये हम प्रॉपर्टी से जो आमदनी आएगी, सिवाय जो लोग बेरोजगार लोग हैं तो उनको रोजगार दिया जाए, तो रोजगार के लिए लगाया जाता है। वो कहता है कि अगर कोई इंतकाल कर जाए तो उनकी तकफीन के लिए इससे इस्तेमाल किया जाए। कोई कहता है कि गरीबों को रहने के लिए कुछ ज़मीन मकान दिया जाए, तो वक्फ बोर्ड का मंशा वक्फ होता है, उसी तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो वक्फ करने के वक्त जो शख्स मंशा वक्फ लिखता है उसी के तहत वक्फ बोर्ड इस्तेमाल करता है। यकीनन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में कई जगह धानियाँ हुए और हुकूमत ने भी कई जगह धान लिखी है। हम देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं काफ़ी ज़माने से, तेलुगु देशम के दौर में और कांग्रेस के दौर में भी वक्फ प्रॉपर्टी को बेचा गया, उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हुआ। मगर हम देख रहे हैं BRS के ज़माने में CM साहब ने, KCR साहब ने वक्फ प्रॉपर्टी लैंड्स को गवर्नमेंट लैंड की तरह ट्रीट करने वाला कोई चीफ मिनिस्टर तो KCR साहब, उन्होंने ऐसे 22A के अंदर शामिल करते हुए जस्ट लाइक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का दर्जा दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, कब्जा करा भी तो आज नहीं तो कल खाली करना पड़ता है। हम भी मोदी प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब से गुजारिश करते हैं, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दीजिए या वक्फ बोर्ड को कमिश्नर बनाइए, वक्फ बोर्ड को बहुत मुस्तकिम बनाइए। वक्फ बोर्ड के अंदर जो CEO होता है अच्छे से अच्छे IAS ऑफिसर को अपॉइंट कीजिए, वक्फी जायदाद को बचाइए, ये मुसलमानों का असेट्स है। कई लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टी करते वक्त वंशा वक्त लिखा था कि यतीम ऐसे बच्चों पर तालीम पर इसकी रकम खर्चा की जाए, आला तालीम पर इसकी रकम खर्चा की जाए, तो मंशा वक्फ के तहत रकम खर्चा की जाती है। हम जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है उसमें वक्फ बोर्ड से पूरे अख्तियार खींचे जा रहे हैं और अख्तियार सिर्फ कलेक्टर को दिए जा रहे हैं। कलेक्टर गवर्नमेंट के मातहत होते हैं। एक
अलग इदारा है वक्फ बोर्ड का, एक मुस्तकिल इदारा है और वक्फ बोर्ड बहुत मजबूती से काम कर सकता है। कई जगह काम भी कर चुका है, किसी जगह हो सकता है खामियां होंगे, खामियों को सुधारा जाए, न कि वक्फ बोर्ड की शक्ल को बदला जाए, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पावर खींचा जाए या मेंबर्स के पावर खींचा जाए, उसके बाद में गैर मुस्लिम मेंबर को शामिल किया जाए। इसकी अवाम मुखालिफत कर रही है और जो कमेटी बनाई गई है तो डेफिनेट उनसे भी हम लोगों ने हमारी तरफ से, हम और बदर भाई और सब लोग ने अपने नुमाइंदे की है और पार्टी की तरफ से भी नुमाइंदे की गई है कि वक्फ बोर्ड को मुसलमानों के मंशे के मुताबिक उसे पावरफुल बनाया जाए ताकि उस प्रॉपर्टी से मुसलमानों को आने वाले वक्त में फ़ायदा पहुंचा जाए। यही हमारी तमन्ना है। इसीलिए हम बार बार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुसलमान सारे कौम में सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है तो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। हमारे तेलंगाना के अलावा तमाम स्टेटों के मुसलमान भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे सोनिया मैडम जब कांग्रेस के सदस्य थे, मनमोहन सिंह साहब के ज़माने में प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सच्चार कमेटी का क़याम अमल में लाया था। उनकी रिपोर्ट है सच्चार साहब की कि हिंदुस्तान में जितने कौमें रहते हैं अगर सबसे ज़्यादा एजुकेशन में कमज़ोर है, फाइनेंशियल कमज़ोर है तो मुसलमान है। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि मुसलमानों को मुस्तकिल किया जाए, उन्हें अच्छी तालीम दी जाए, वक्फ के सरमाए का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तालीम के बगैर तो इंसान तरक्की नहीं कर सकता, नामुकम्मिल होता है इंसान। मुसलमानों का अपना ईमान है कि दीनी तालीम भी होना चाहिए, हम उसकी तारीफ करते हैं। दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी ज़रूरी है। अगर दीनदार होगा तो अपने माँ बाप को समझ सका। इंसान का मकसद दुनिया में जीना, खाना पीना, उसके बाद मर जाना नहीं है। इंसान को अल्लाह ताला जब पैदा करते हैं, जब बड़ा होता है तो अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने भाइयों बहनों की खिदमत करें, अपने मोहल्ले में पड़ोसियों में रहने वालों की खिदमत करें। खिदमत खल्क का बहुत बड़ा जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने नौजवानों पर सौंपी है। तो हम यही चाहते हैं कि वक्त पे पैसे से हमारे मुसलमान अच्छी से तालीम हासिल करें और अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारें। इंसान दीन और दुनिया दोनों में भी कामयाब होना चाहिए। दीन में जब इंसान मुकम्मल बनता है तो दुनिया में भी मुकम्मल होता है, और जब दुनिया में मुकम्मल होता है दीन की तालीम नहीं मिली तो अधूरा हो जाता है। दीन सिखाता है कि आपने बड़ों की इज्जत करो, गरीब खानदानों की मदद करो, माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप का रहन सहन का ख्याल रखो। इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल मजहब है जिसमें कुरान है क्या, कुरान बताता है इंसान को जीने का तरीका बताता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में ज़्यादा मुदाखलत ना होना चाहिए और ऑलरेडी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक मेमोरेंडम भिजाया है और हम माइनॉरिटी लीडर्स भी अपने तरफ से ऑलरेडी इस कमेटी को मेमोरेंडम भिजाए। फिर कमेटी फिर 28 तारीख को हैदराबाद आने की बात हो रही है, उस दिन हम जाकर खुद पर्सन उनसे टाइम लेके मिलेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमानों को रखा जाए और वक्फ बोर्ड को जहाँ तक हो सके जुडिशियल पावर दिया जाए। वक्फ बोर्ड का महकमा अदालत अच्छी उसकी खुद होना चाहिए ताकि जो लोग वक्फ बोर्ड पर नाजायज कब्जे करते हैं वक्फ बोर्ड की जायदाद खाते से बचाया जाए। उसी तरह कमीशन का भी अगर मौका देते हैं तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट को दिया गया है पर वक्फ बोर्ड को नहीं दिया गया। इसमें दो कमेटियों को भी हटा दिया गया, ये भवना कमेटी, खोजा कमेटी को। हम चाहते हैं कि अभी से मुसलमानों में डिवाइड क्यों कर रहे हैं, सारे मिलकर अगर एक साथ रहेंगे और बड़ी अच्छी बात है। हम यही प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं, बिल को देख समझ के पास कीजिए, चाहे वो पार्लियामेंट में पास कीजिए, लोकसभा और राज्यसभा में, मगर ऐसा ना हो इससे किसी वजह से मुसलमान उससे इस्तेफादा नहीं कर सके या किसी वजह से उस जायदाद की हिफाजत नहीं हो सकी। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है, इस कमेटी के चेयरमैन साहब से भी गुजारिश है, तमाम हिंदुस्तान के उलमाओं से गुजारिश है, आप जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई उसमें अच्छी से नुमाइंदगी कीजिए और उसे बताइए कि ये मुसलमानों के असेट्स है, इससे मुसलमानों को अच्छी ज़िंदगी गुजरने का मौका अता फरमाइए, उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिला दीजिए और उस जायदाद का इस्तेफादा करते हुए जो रेजिडेंशियल स्कूल्स है या हायर एजुकेशन के लिए लोग बाहर जाकर पढ़ते हैं, यहाँ पर भी पढ़ते हैं, जहाँ तक हो सके उन्हें अच्छे से अच्छा एजुकेशन देने से इस बजट का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों की तरक्की पर यह बजट इस्तेमाल होगा। और इसमें गैर ज़रूरी की मदाखलत को हम यही गुजारिश करते हैं, उसको मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुसलमान मजलूम है यहाँ पर।
हालांकि मुसलमान इस वतन को हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा सर कटाने वाले हैं तो मुसलमान। अंग्रेजों को यहाँ से हटाने में, भगाने में किसी ने सबसे ज्यादा खून बहाया है। आप गेटवे ऑफ इंडिया में देख लीजिए, वहाँ जितने नाम लिखे हुए 70% ज्यादा नाम मुसलमानों के लिखे हुए। उसके बाद भी हमारे साथ बाज जगह तासुब बरसा जाता है और हम यही प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं, हम भी पक्के वतनी है, हमें बॉर्डर पे भिजाइए, सबसे पहले हमारा अपना खून देंगे हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए, मगर हमें अच्छी जिंदगी गुजारने के मौके भी फराहम कीजिए। जब एक मौका है तो उससे हमें इस्तेफादा करने का मौका दीजिए, यही हमारी गुजारिश है। सर, इस बिल में तकरीबन जो है ना 40 तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसमें जैसा कि कलेक्टर का तो आपने जिक्र किया था कि पूरी जो है ना उसको फुल पावर दिया जाएगा उसको कलेक्टरेट में वक्त वार ज़ात के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसमें और एक दो तब्दीलियाँ ये हैं कि इसमें ख़वातीन अरकान को जो है ना बोर्ड का मेंबर बनाने की बात की गई है और इसके अलावा जो है ना गैर मुस्लिमों को भी इस बोर्ड में शामिल करने के लिए बात की गई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? यही मैं आपसे बता रहा हूँ कि हिंदू एंडोमेंट में कोई मुसलमान नहीं है, सरदार जी का वक्फ बोर्ड है उसमें कोई मुसलमान नहीं है। पीएम साहब जो है गैर जरूरी इसमें शामिल करना चाहते हैं। हिंदू तो हमारे भाई जरूर है, मगर उनको हिंदू एंडोमेंट को डेवलप करने दीजिए। मुसलमानों को जिम्मेदारी, मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी मुसलमानों को ही सौंपा जाए, वो समझता हूँ वो बेहतर रहेगा। इसमें गैर मुस्लिम को इसमें शामिल करना ये बात मुनासिब नहीं रहेगी। ख्वाजा बदरुद्दीन सर, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपको वक्फ तरमीमी बिल से मरकज की बीजेपी हुकूमत का क्या मकसद लगता है? तो मैडम, मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी की जो हुकूमत है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का मतलब क्या है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो रेलवे है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता वक्फ बोर्ड के लैंड्स, इस पे उनकी नजर है सर का हमको समझ में आ रहा, क्योंकि मुसलमान पहले तो बहुत कमजोर है, तो वक्फ बोर्ड के जमीना ये पूरे खत्म करने के लिए उनकी सोच है। तो ये सोच को बदलने के लिए ये बिल आया गया बोल के हम सब समझ रहे, मगर इसके ये बिल को कैंसिल करना बोल के हर लोग इस पे पूरे हिंदुस्तान इसके खिलाफ है। तो इसीलिए ये बिल के खिलाफ करने पर हमारे बीआरएस पार्टी की तरफ से भी अभी हमारे जनाब एक्स होम मिनिस्टर साहब भी बताया आप लोगों को कि हर बात पॉइंट टू पॉइंट बता रहे कि वक्फ बोर्ड से क्या फायदा हो रहा मुसलमानों को, जबकि अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह ताला के जो भी हम अपने वारिस को हमारी जो प्रॉपर्टी रही थी, जो हमारे दादा वो लोग भी यहाँ पे 100 एकड़ 2 एकड़ भी हमारी जमीन रही तो वक्फ के नाम पे करे, वक्फ के नाम पे बोले तो अपनी औलाद को ना दे के भी वक्फ मुसलमानों के गरीब आवाम के लिए ये देना चाहे बोल के वक्फ के नाम पे करे। तो ये लैंड्स पूरा एक गरीब आवाम के लिए, जो तालीम के लिए, अभी हमारे महमूद अली साहब बताए जो गुर्बत है तो उसके पीछे करने के लिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की लैंड हमारे तीसरे नंबर पे है। तो ये लैंड को कैसा करना है, इसके लिए ये सोच के बिल लाए, तो इसके बिल के खिलाफ है, हमारी पार्टी भी खिलाफ है। और इसके साथ जो अब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो हमारे चंद्रबाबू नायडू है आंध्रा के, तो उनको भी सोचना चाहिए, वहां के मुसलमान भी सोचना चाहिए कि बिल को पास नहीं होने देने के लिए आप लोग भी वहां के चीफ मिनिस्टर को प्रेशर करिए। तो इससे बेहतर है कि वक्फ बोर्ड में जब भी अभी मैं बार बार बता चुका हूं, हमारे एक्स होम मिनिस्टर साहब को बेहतर मालूम है, क्योंकि तेलंगाना की जब गवर्नमेंट आई थी 10 साल से, तो वो गवर्नमेंट में भी कई वक्फ बोर्ड के जमीनात बचाने में हमारे एक्स सीएम केसीआर साहब का भी हाथ है, क्योंकि अभी मैं बता चुका हूं, क्योंकि मैं खुद उसमें शामिल हुआ था। तो तेलंगाना में यहाँ पे करीब में आप चौटुप्पल में देखिए 400 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन थी, वो कब्जा हो रही थी, मस्जिद के सामने भी कब्जा कर रहे थे। तो इमीडिएटली वो एक्शन लेने पे होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब के नजर में आने पर मैं करीब में रहता तो मुझे इमीडिएटली फोन करके बताया, तो वहां जाके इमीडिएटली पुलिस का वहां पे बंदोबस्त रखते वक्त की जमीन बचाया गया। ऐसे कई मस्जिदा बचाया गया, ऐसे कई वक्त की जमीन बचाया, हम तेलंगाना की हुकूमत में हम बचाए गए। तो इसीलिए ये हुकूमत में, ऐसी हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में वक्त की जमीन अगर बचाते तो बेहतर अंदाज से मुसलमानों का अच्छा भला होगा। मुसलमानों के आने वाले फ्यूचर में बच्चों का, मदरसों का, मस्जिदों का, दरगाहों का जो भी आमदनी है मुसलमानों पे खर्चा करने पर बेहतर रहता। इसके लिए कमिश्नर जो अपॉइंट कर रहे हैं अभी बताए, तो वो करने में बेहतर है। तो इसमें गैर जरूरी कलेक्टर को इन्वॉल्व करना, तो ये करने पर बेहतर नहीं होगा बोल के हम पूरे एक होकर बात करें कि ये बिल को रिजेक्ट किया जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये बिल को वापस लेना बोल के हमारा डिमांड है। सर, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया 28 तारीख को जो है ना जेपीसी
हैदराबाद सारे मुल्क का दौरा कर रहे हैं। वो 28 तारीख को जो है ना हैदराबाद में जो है ना वो लोग आएंगे, उनकी आमद होगी। तो इस ज़मन में आपकी जानिब से तो नुमाइंदगी की जा रही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सर तेलंगाना हुकूमत, वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से आप क्या अपील करते हैं, उनसे क्या नुमाइंदगी करते हैं कि वो JPC को किस तरह से दरख्वास्त दें? इसके अलावा सर इसी में एक मेरा और एक सवाल है कि अखिलती कायदीन को आप क्या पैगाम देंगे कि JPC से किस तरह नुमाइंदगी की जाए? देखिए, साबिक़ा में बड़े बड़े उलमा भी बयान दे चुके हैं, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दे चुके हैं कि आप अपनी तरफ से नुमाइंदगी कीजिए। भी लाखों नुमाइंदगियाँ रिजेक्ट किए गए, क्या वजह से दिए? क्योंकि ऑनलाइन के अंदर वो टाइम बराबर नहीं था। तो हम जब कमेटी आएगी तो हम अपनी पार्टी की तरफ से, हमारे 4 राज्यसभा मेंबर हैं और पार्टी के मुस्लिम अहम खादिन जाकर हमारी नुमाइंदगी करेंगे। उसी तरह हम सारे मुसलमानों को भी एक पैगाम देना चाहते हैं, आप भी अपनी तरफ से नुमाइंदगी कीजिए। वक्फ प्रॉपर्टी एक ही एसेट है हमारे पास, छोटा सा, और छोटा आपको दिख रहा है मगर बहुत बड़ा है। अभी जिस तरह बदर साहब ने बताया कि तीसरे नंबर पर वक्फ प्रॉपर्टीज आते हैं, तो रेवेन्यू आते हैं, उसके बाद रेलवे वालों के आते हैं, उसके बाद वक्फ प्रॉपर्टीज आते हैं। तो वक्फ प्रॉपर्टी जो भी है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ चुकी है, उसकी हिफाजत करेंगे तो वो हमारे कमेटी के डेवलपमेंट के लिए काम आ सकता है। तो उसके लिए हम जो कमेटी आ रही है वहाँ पे नुमाइंदे करेंगे और तमाम लोगों से कहते हैं कि आप भी नुमाइंदे कीजिए। इसके ऊपर ज़रूरत पड़ने पर हमें कदम आगे भी बढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हुकूमत को। और ये हमारी जो हुकूमत है, कांग्रेस हुकूमत, यहाँ 1-2 साल ने दुनिया बहुत ज़्यादा 50 साल के करीब हुकूमत की है, मगर उन्होंने अपनी जौहर हुकूमत में कभी भी मुसलमानों की तरक्की जिस तरह दिलाना चाहिए, एक तरफ तो बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जी। बीजेपी तो आप जानते हैं कभी एक मुसलमान को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। यकीनन हम हमारी जमहूरियत के अंदर हम जीना चाहते हैं, जमहूरियत के अंदर हम अपना हक लेना चाहते हैं, और हम हिंदुस्तान की सलामत के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मज़हब भी सिखाता है सबसे पहले आप वतन के साथ उसकी हिफाजत के लिए, उसकी तरक्की के लिए हर किस्म की कुर्बानी दे सकते हैं। ये जो कमेटी आ रही है, मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ वहाँ भी रिप्रेजेंटेशन दीजिए, और हमारी जो इरादा है वो बताइए उन्हें। हर पार्टी के लोगों से कहते हैं, रेवंत रेड्डी साहब भी जाकर, असद साहब कुछ सबमिट करें वहाँ जाकर, MP साहब, हैदराबाद MP साहब कमेटी को, और उनके भी कुछ कांग्रेस के लीडर्स भी दिए, हमारे भी BRS के लीडर्स भी इसकी बिल की मुखालिफत में नुमाइंदगी कर चुके हैं, मैं खुद भी नुमाइंदगी कर चुका हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि बिल जल्दबाजी में पास ना किया जाए। जल्दबाजी में पास करेंगे तो इससे बहुत बड़ा मुसलमान को नुकसान हो सकता है। इस बिल का मकसद क्या है? इस बिल का अगर वक्फ बोर्ड को वाकई मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिस्टम से कीजिए आप। हम पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है बीजेपी गवर्नमेंट को। और मोदी साहब चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन कायम रहे, मुसलमान भी तरक्की करे, तो हम उनके, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो हम बराबर उनको लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अगर ये वक्फ बोर्ड का जो पैसा है, अगर वो एजुकेशन पर खर्चना चाहते हैं, मुसलमानों के माशी हालत को सुधारना चाहते हैं, यकीनन हमारे बुजुर्गों ने जो पैसा छोड़ा है वो अल्लाह के नाम पे, वफ़ के माने जो इबादत होती है वो अल्लाह के नाम पे वफ़ करते हैं, उसकी होने वाली आमदनी से मुसलमानों की तरक्की के ऊपर खर्चा किया जाए, या हुनर में कुछ खर्चा किया जाए, एजुकेशन पे खर्चा किया जाए, रोज़गार पे खर्चा किया जाए, तो डेफिनेट उसका हम वेलकम करते हैं। पर इसमें वक्फ बोर्ड से जो पावर खींचे जा रहे हैं इसकी हम मजम्मत करते हैं। वक्फ बोर्ड के इदारे को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दीजिए ताकि वो खुद मुख्तफी होकर उस पैसे की हिफाजत कर सके, उस पैसे से होने वाली आमदनी से मुसलमानों को रोज़गार फराहम कर सके, मुस्लिम बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दे सके, और जो वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत है उसको अच्छी तरीके से अमल आवरी की जाए। यही हमारा मकसद है, हमारी पार्टी का भी यही एजेंडा है। और मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, तो वक्फ बोर्ड जैसा BRS पार्टी पावर में है ना, उसके बाद एक इंच भी ज़मीन नहीं बिकी वक्फ बोर्ड की। लोग हमको गलत इल्ज़ामात लगाते हैं, चूँकि अपोजिशन का काम है हिंदुस्तान के अंदर बगैर सोचे समझे बोलना। पर जब हम अपोजिशन में, हम आज अपोजिशन में हैं, पर हम बगैर समझे कभी कोई बात नहीं की। हमारा डिमांड भी हम प्यार से, मोहब्बत से, आजिज़ाना तरीके से रखे हैं। चाहिए हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि आपकी नुमाइंदगी सही होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेकुलर कहती है, अमली मामले के अंदर उतना सेकुलरिज्म का मुजाहरा नहीं करते। हम उनसे गुजारिश करते हैं अदबन कि आप डेफिनेट बिल को पार्लियामेंट में पास होने से रोका जाए, और वक्फ बोर्ड की हिफाजत
मुसलमानों के जरिए कराई जाए, बोर्ड को मुस्तहकम बनाया जाए, बोर्ड को जुडिशियल पावर भी दे सकते हैं, या बोर्ड को जो है कमीशन भी देके बना सकते हैं कमीशन, और मुस्लिम मेंबर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को उसमें शामिल किया जाए, और इलेक्टेड मेंबर होते हैं उम्र ज़्यादातर, हुकूमत से कुछ नुमाइंदगी होती है, तो अच्छे से लायक अच्छे से काबिल लोगों को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाए। उसके जो खामियां हैं, हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से हमारी अदबन गुजारिश है, आप लोग कह रहे हैं कि हम उसको सुधारना चाहते हैं, हम भी आप सुधारने के लिए आपके साथ चलते हैं, मगर उसमें जो खामियां हैं उसे निकाला जाए ताकि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की आप अच्छी तरीके से देख रेख कर सकें। सबसे है कि वज़ीर आज़म मोदी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तारीख से हुकूमत में है, तो इन दो सेक्युलर पार्टियों से आप क्या उम्मीद करते हैं और क्या वो वक्फ बिल को पास कराने में उनकी तारीफ करेंगे? हम तो उम्मीद करते हैं वो पास कराने के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। वो लोग भी माइनॉरिटी वोटर से, मुसलमान के वोट से जीते हुए हैं, और वो लोग वादा भी किए हैं जब भी मुसलमानों पे जो भी जुल्म होगा, जो भी बिल आएगा तो हम उसके खिलाफ रहेंगे बोल के वादा करें। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी मोदी को प्रेशर करके ये बिल को वापस लेने के लिए वो लोग बराबर, चंद्रबाबू नीतीश साहब भी वापस लेने के लिए जरूर मदद करेंगे बोल के हम उम्मीद करते हैं। इसके अलावा भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी हुकूमत है, वो सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान आगे तरक्की करना है, मुसलमान भी तरक्की करना है, अमन शांति रहना है, तो मुसलमान के जो वक्फ बोर्ड के लैंड है उसमें कॉलेजेस बनाइए, उनको परमिशन दीजिए, उनको लोन्स दीजिए। उनके लिए अभी हमारे महमूद अली साहब बताए सर का वहाँ पे एक जज के जैसा एक अपॉइंट करिए, एक कोर्ट बनाइए, क्योंकि हिफाजत करने में जितने लोग महफूज रहेंगे ना, अगर उसको बर्बादी के रास्ते पे जाने पर लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए हिंदुस्तान आगे जो दुनिया में नंबर 1 बनना चाहिए बोलते तो वक्फ बोर्ड के लैंड में मुसलमानों की तरबियत, मुसलमानों की जो तालीम है उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करे तो बेहतर रहता। तो इसीलिए उल्मा, अगर बड़े बड़े लोग जितने मुस्लिम्स के लीडर्स हैं, लोग बड़े उल्मा भी हैं, लोग भी पूरे एक होकर बताना चाहिए कि वक्फ बोर्ड से सेफ रहने से मुसलमानों को कितना अच्छा बेहतर रहेगा। और इसमें हिंदू मुसलमान गंगा जमुना की तहजीब रहने पर ये हिंदुस्तान का एक मिसाल बनकर रहेगा। इसीलिए हम बिल्कुल नीतीश साहब से भी और चंद्रबाबू नायडू साहब से भी हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बिल को आप रिजेक्ट करने के लिए आप मदद करना बोल के हम जरूर कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हम तेलंगाना की हुकूमत और परसों भी हमारे केटीआर साहब भी बताए कि ये बिल के खिलाफ है, हम जरूर इसके लिए वक्त आने पर हम बिल्कुल ठहरेंगे बोलकर केटीआर साहब भी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट साहब भी बताए, महमूद अली साहब से भी डिस्कस करे हो, जरूर इसके खिलाफ रहना चाहिए हम, क्योंकि मुसलमानों की तालीम और मुसलमानों का जो हक है वो छीनना नहीं चाहिए, उनको और तरक्की के लिए काम करना चाहिए बोल के हम मैं खुद बैठा हुआ था उस वक्त, हमारे होम मिनिस्टर साहब, एक्स होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब भी डिस्कस करे। तो इसीलिए इसके लिए भी जो मुसलमानों की आज सोच है, जो सोच रहे जो अपोजिट पार्टी है, वो लोग भी बोल रहे थे कि बीआरएस पार्टी क्या जवाब है, इसके लिए 10 बार जवाब दे चुके हैं। और हमारे होम मिनिस्टर साहब, एक्स होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब भी दिल्ली को भी लेटर भेज चुके हैं। तो ये सब उनको मालूम नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी हो बीआरएस के ऊपर एक धब्बा लगाना बोल के सोच रहे, मगर हमेशा आप लोग देख सकते 10 साल की हुकूमत में जो गंगा जमुना की तहजीब में जो मुसलमानों को यहाँ पे हिफाजत करा गया, तो हमारे एक्स सीएम साहब केसीआर साहब भी, तो जो भी इशू होता था आप लोग देखते थे, तो जो भी क्रिमिनल इशू, जो भी लैंड ऑर्डर का इशू होता था, तो जब भी हमारे होम मिनिस्टर, एक्स होम मिनिस्टर साहब है, ऑफिसर्स को बुलाकर इमीडिएटली एक्शन लेते थे। तो आज तक भी लोग भूल गए थे कि हिंदू मुसलमान है क्या हम यहाँ पे। तो यही वजह है कि पूरा एकता बनाने के लिए हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड का हलचल मचा हुआ है। तो ये वक्फ बोर्ड का बिल रिजेक्ट होता बल्कि हम उम्मीद कर रहे हैं और अल्लाह से भी दुआ करेंगे कि वक्फ बोर्ड का बिल इंसाफ से बनना चाहिए। सर, रियासत में लॉ एंड ऑर्डर से मुतालिक आप क्या कहेंगे? हाल ही में जनूल फसाद हुआ, कबल अज़ीं मेदक में फ़िरक़ा वाराना फसाद हुआ, क्या आपको लगता है कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत आने के बाद से पुरअमन फ़िज़ा मुकद्दर हो गई है? शोएब साहब, एक बार बताना चाहता हूँ, तेलंगाना तहरीक जब चल रही थी ना, तो सारे लोगों को एक ही डर था, अरे भाई तेलंगाना बनेगा तो क्रिमिनल राइट्स चलेंगे, लैंड ऑर्डर ख़राब हो जाएगा, बहुत से लोगों में डाउट था। मगर केसीआर साहब हमेशा कहा करते कि तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब है, हम उसे कायम रखेंगे। यहाँ पर शाही हुकूमत थी, निज़ाम सरकार की। मीर उस्मान अली पाशा हमेशा एक बात कहा करते थे, हिंदू और जो मुसलमान है मेरे 2 आँख है, और एक आँख में तकलीफ़ हो जाएगा तो मुझे तकलीफ़ होगी। हमेशा दोनों आँख भी हमेशा अच्छे रहना चाहिए और बीना ही बहुत अच्छी होना चाहिए, ताकि हम शरपसंद लोगों का सफाया कर सकें। केसीआर साहब का भी वही नज़रिया था।
उन्होंने तेलंगाना बनने के बाद लैंड ऑर्डर पर बड़ी तवज्जो दी और 9.5 साल में 1948 से लेकर 2014 तक फिसादात होते रहे। आप देख लीजिए पूरा 2014 के बाद एकदम ड्रॉप होगा फिसादात का मसला। ये केसीआर साहब की हिकमत अमली थी। बीआरएस की हुकूमत में जाने के बाद जैसा ही कांग्रेस की हुकूमत बनी 2023 में, उसके बाद से फिसादात का सिलसिला जारी होगा। आप देखिए पहले मेदक में हुआ, उसके बाद अब जैनूर के अंदर हुआ, आदिलाबाद के अंदर, और छोटे मोटे तो कई हो रहे हैं। आप देख रहे हैं लोग व्हाट्सएप पे बता रहे हैं। मगर लैंड ऑर्डर जो पहले केसीआर साहब के पीरियड में ज़बरदस्त लैंड ऑर्डर था, आज वैसा लैंड ऑर्डर नहीं रहा। आज लोगों में बड़ी बेचैनी पाई जाती है, लोग घबराए हुए हैं कि अरे स्टेट में कैसा होगा। तो केसीआर साहब ने सबसे पहले तेलंगाना बनने के साथ एक ही पहली मीटिंग के अंदर कहा कि आज के बाद इस स्टेट में कहीं भी एक तिनके के बराबर भी फिसाद नहीं होगा, लड़ी झगड़ा नहीं होगा, हिंदू और मुसलमान शीर और शकर की तरह रहेंगे। उन्होंने अपने पूरे 9.5 साल में पुलिस पे बहुत अच्छी ग्रिप मजबूत रखी थी और लोगों ने बहुत अच्छा इंसाफ भी किया था पुलिस ने। मैं जैसा बीआरएस हुकूमत गई, हालात बिगड़ते चले गए। किसी को गोश्त के नाम से जिस तरह दूसरे स्टेटों में लैंड ऑर्डर ख़राब है, यूपी में इधर उधर, उसी तरह यहाँ भी लोग फैलाने की कोशिश की। मगर केसीआर साहब के पीरियड में जो 9.5 साल में बहुत अच्छा लैंड ऑर्डर था, गंगा जमुना तहजीब थी, सब मिलजुल कर रहते थे, प्यार और मोहब्बत से रहते थे, हर ईदें बड़ी हंसी खुशी से मनाते थे। मगर आज कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद रेवंत रेड्डी साहब लैंड ऑर्डर उनके पास होने के बावजूद भी लैंड ऑर्डर को उस तरह कंट्रोल नहीं कर सके जिस तरह साबिका हुकूमत ने कंट्रोल की थी। तो आज देखिए जगह जगह टेंशन बढ़ता जा रहा है, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े की नौबत आ रही है। नहीं तो तेलंगाना सबसे अमन का एक गहवारा था सारे हिंदुस्तान में, कि सबसे ज़्यादा अमन था, सबसे ज़्यादा लोग महफूज थे तो वो तेलंगाना स्टेट थे। मगर अभी 10 महीने से ज़रा हालात ख़राब होते जा रहे हैं। हम चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करते हैं, या तो आप खुद लेना है तो आज मुस्तकिम तरीके से लैंड ऑर्डर पर कंट्रोल कीजिए, या जिस पर आपको भरोसा है उसे होम हिस्सा बनाइए, ताकि आने वाले वक्त में कभी भी मुसलमानों को डर खौफ ना हो, कभी भी कोई भी ईद आने पर कोई किस्म का फिसाद बरपा ना हो। आज हमें बहुत अफसोस हो रहा है, लोग जो है ख़ास तौर से जैनूर के अंदर छोटी सी बात को लेकर, यकीनन उस औरत के साथ भी मुकम्मल इंसाफ होना चाहिए जिसके साथ ज़्यादती हुई। उस ऑटो ड्राइवर के ऊपर भी जो कानून है सख्त से सख्त नाफिज किया जाए। भाई इसका ये मतलब नहीं कि दुकानों को जला दिया जाए, मुसलमानों की दुकानों को निशाना बनाया जाए, इसकी हम बहुत सख्त मजम्मत करते हैं। आप बताइए 9.5 साल में इतना एक सा इंसान के हाथ में उंगली में एक जुगाल होता है छोटा सा, जुगाल बराबर भी फिसादत नहीं हुए, नामो निशान मिट चुका था। मगर ये 10 महीने में देखिए आप लैंड ऑर्डर ख़राब होते जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब से हम गुजारिश करते हैं कि आपके हाथ में लैंड ऑर्डर है, आप उसे मुस्तहकम कीजिए। और कई लोग देखिए अब बेखुसूर लोगों को हरास किया जा रहा है, जो लोग कसूरवार है उन्हें छोड़ दिया गया और बेखुसूर लोगों को पाबंदी लगाई जा रही है। कई जगह एक ही फ़िरक़े के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और हम गुजारिश भी करते हैं कि आने वाले वक्त में इसे अच्छे से अच्छा कंट्रोल किया जाए। हमारी स्टेट गंगा जमुना तहजीब की स्टेट थी, यहाँ बड़ा प्यार और मोहब्बत से रहते थे लोग। मगर कुछ दिनों से देख रहे हैं हम, जब से कांग्रेस हुकूमत बनी है, ख़ुद कांग्रेस के कई कायदीन इसकी सख्त मजम्मत कर रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आ गई है? हम रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करते हैं कि आप रिव्यू मीटिंग लीजिए, तमाम एसपीज़ को बुलाइए, और जो पुलिस वाले हैं, आज हमारा डिमांड भी है कि जहाँ जो एसपी साहब है वहाँ पर उनको जिम्मेदारी के साथ उनको अपनी सर्विस देने की इंस्ट्रक्शन हिदायत दीजिए। नहीं तो उन पर भी कानून का शिकंजा, अगर कहीं कोई आदमी अपनी गलती से कुछ लैंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है, देख रहा है, तमाशा बना है, तो उस पर जो कानूनी कार्रवाई है वो होना चाहिए। और लैंड ऑर्डर को बहुत साफ़ सुथरा रखते हुए अमन फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है।